यूपीएससी में आप कोई भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले सकते, चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया भी है ना, तो यूपीएससी एक लेवल ऊपर जाके आपको बीट कर सकता है। इस बार सोचा था कि मुझे जीएस में भी 100 से ऊपर मार्क्स लाने हैं और सीसेट में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोनों में 100 से ऊपर, कट ऑफ से मुझे 20-30 मार्क्स ज़्यादा लाना था। ओवरऑल प्रिपरेशन में हर बार मुझे ये माइंड में क्लियर था, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स रुक रहा था, तो मैं हमेशा ये सोच के चलता था कि एक बार जब भी प्रीलिम्स क्लियर हो तो मुझे सारे स्टेजेस क्लियर करने हैं। तो मैं मेंस का जो प्रिपरेशन था वो मैं प्रीलिम्स से पहले ही करके बैठ रखा था। श्रुति शर्मा का रैंक 1 आया था, तो श्रुति शर्मा पॉइंट फॉर्म में ज़्यादा लिखती थी। तो जैसे मेरा 90% क्वेश्चन मैं पॉइंट फॉर्मेट में लिखता था, तो मुझे श्रुति शर्मा को मिमिक करना आसान लगा, रादर देन कोई ऐसा टॉपर जो कि पैसेज फॉर्म में लिखता था। लोगों से बात करता था जिनका क्लियर हुआ था, अच्छा दिमाग था कि आपका क्या अप्रोच रहा है क्वेश्चन में। 7-8 लोग से बात किए तो उनका अप्रोच समझ में आया। तो एग्जाम में जब डिफिकल्ट नेचर चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, तो एटलीस्ट आपका अप्रोच नहीं समझ में आ रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो आप किसी और का अप्रोच से कि हाँ वो इस क्वेश्चन को वैसे टैकल किया था, तो आप वहाँ पर कोशिश कीजिएगा तो आपका आ सकता है। मेरा प्रीलिम्स रुक रहा था, तो आरसीए में जितने लोग भी थे ऑलमोस्ट प्रीलिम्स क्लियर किया, तो मैंने लगभग सबके साथ एक बार बैठा, भले 2-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन के साथ ही, लेकिन मैं बैठा हूँ, उनका अप्रोच बस सीखता था। आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी जनरली आप कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर करते हो, जैसे इन्वायरमेंट हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक्स हुआ। इकोनॉमिक्स में एक सेट ऑफ पैटर्न क्वेश्चन है जो कि आते हैं। वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब ही इज़ द यंगेस्ट, मेरे हिसाब से बहुत छोटे लग रहे हैं ये, और उम्र भी कम ही है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं आतिफ, जिन्होंने इस बार 2023 की यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक की। आज सर से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो जर्नी थी यूपीएससी की कैसी थी, स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करूंगा, वो सारे टूल्स टेक्निक्स बताऊंगा आप सभी को जो आपकी प्रिपरेशन में काम आएगा। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा अटेम्प्ट था 6th अटेम्प्ट। लैंग्वेज पेपर है इंग्लिश था, और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकलता है, सेकंड अटेम्प्ट नहीं, लेकिन आप में पेशेंस था, राइट? कभी ऐसा नहीं लगा बीच में कि यार हो नहीं रहा, छोड़ दें? डेफिनेटली एग्ज़ाम काफ़ी लंबा है और बहुत बार सेटबैक्स मिलते हैं, और मेरे केस में भी मिला। सेटबैक तो मिलता था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि छोड़ना है। बस ये था कि हाँ, जहाँ गलती हो रही है, कमी हो रही है, उसको ठीक करना है और लगे रहना है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोग हैं जो आरसीए में ख़ास करके, जो आपके फ्रेंड सर्कल होते हुए भी वो क्लियर किए एग्ज़ाम। अच्छा। तो वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन फोर्स होता है, क्योंकि अपने फ्रेंड सर्कल से क्लियर कर रहे हो तो आप भी कर सकते हो। अरे तो मोटिवेशन मिलती है यहाँ पे? जी डेफिनेटली वो मिलती है, क्योंकि आपके सर्कल के ही लोग हैं और आपके साथ पढ़ रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, तो वो लिख कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। वो तो कहते हैं परसिवरेंस, पेशेंस, ये सारी चीज़ें। पेशेंस बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ बच्चे हताश हो जाते हैं 2-3 अटेम्प्ट में, लेकिन आप आगे तक गए। आखिर आप में ऐसी क्या, पेशेंस हर किसी में नहीं होता आज की डेट में, आखिर क्या आपके पास वो स्ट्रेंथ थी जिसके ज़रिए आपने वो पेशेंस रखा, और ज़िद थी कि नहीं हमें यूपीएससी क्रैक करना है, और आपने यूपीएससी क्रैक कर ली? क्या वो पॉजिटिव झील है आप में? एक तो सपोर्ट होता है कि फैमिली सपोर्ट, तो मेरे फैमिली से ये सपोर्ट था कि आप जब तक आप चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, करो। तो वो एक फैमिली सपोर्ट बहुत पॉजिटिव ये था। और दूसरे केस में क्या था कि मेरा प्रीलिम्स जो रुक रहा था काफ़ी कम मार्क्स से रुक रहा था। अच्छा। तो मुझे पता था कि एक बार मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूँ तो मैं मेंस काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर चुका था प्रीलिम्स से पहले ही। तो मैं वो उस मौके का इंतज़ार कर रहा था कि प्रीलिम्स क्लियर होगा तो फिर पूरे स्टेज एक साथ क्लियर मैं कर लूँगा। बिल्कुल। तो एक स्ट्रैटेजी ही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बार क्या हो रहा था, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैं बस उस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था, और वो हुआ तो फिर पहला मेंस हुआ, पहला इंटरव्यू और पहला सिलेक्शन भी हो गया। पहले ही अटेम्प्ट में प्री मेंस, देन फाइनली जो गेम थी वो बाउंड्री के बाहर। सर, मैं एक बताना भूल गया कि सर ने बीपीएससी भी क्रैक किया है, और एज ए बीडीओ जहानाबाद में पोस्टेड है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यूपीएससी नहीं छोड़ी। सर, 6th अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी क्रैक की, इससे पहले जो फेल्योर मिली आपको, वो उसमें कहाँ पे गलतियाँ थी आपसे? प्रीलिम्स एक्चुअली मेरा हर बार प्रीलिम्स में रुक रहा था, तो प्रीलिम्स का नेचर और डिफ़िकल्टी लेवल दोनों चेंज होते जा रहा है और काफ़ी डाइसी होते जा रहा है। तो हर बार क्या हो रहा था, कुछ 1-2 मार्क्स से छूट जा रहा था। तो कुछ सेक्शंस थे, जैसे काम करना था, जैसे सीसेट में भी मुझे काम करना था, मैं कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार रुक जा रहा था। तो बार सीसेट में ही आप चुक रहे थे या जीएस में, क्या मतलब कैसा हुआ? नहीं, ये मुझे लास्ट बार मैं सीसेट में रुका था, उससे पहले मैं जीएस में रुक रहा था। अच्छा। तो जीएस एक बार मैंने अच्छे से कर लिया,
तो थोड़ा स्ट्रैटेजी में कुछ गलती रही थी पहले, जैसे सी सेट में मैं सिर्फ मैथ्स अटेम्प्ट करता था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मैं पैसेज पे उतना ध्यान नहीं देता था। तो मैथ्स लास्ट अटेम्प्ट डिफिकल्ट आया, इस बार तो और डिफिकल्ट आया, तो फिर मैंने स्ट्रैटेजी चेंज किया कि नहीं, मुझे बैलेंस करके दोनों पे एक घंटा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जिनका वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं। तो हमें आपसे सर से ये बात हमें क्लियर हो रही है कि बैलेंस करके चलना है, अदरवाइज देयर इज ए बिग रिस्क, राइट। यूपीएससी में आप कोई भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले सकते, चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया भी है ना, तो यूपीएससी एक लेवल ऊपर जाके आपको बीट कर सकता है। इस बार सोचा था कि मुझे जीएस में भी 100 से ऊपर मार्क्स लाने हैं और सीसेट में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोनों में 100 से ऊपर, कट ऑफ से मुझे 20-30 मार्क्स ज़्यादा लाना था। तो मैं फॉरेस्ट के लिए भी, क्योंकि मेरा टारगेट था कि फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर करना है, तो मैं फॉरेस्ट का भी एग्ज़ाम दिया हूँ, तो उसका भी कट ऑफ क्लियर हो गया। तो वही था कि टारगेट मैं इस बार सोचा था कि नहीं, कट ऑफ नहीं रखना है, क्योंकि मैं हमेशा कट ऑफ टारगेट रखता था और कट ऑफ के आसपास रह जाता था। मैंने इस बार ट्रिपल डिजिट का टारगेट रखा था कि 100 मार्क्स लाना है मैक्सिमम। हाँ, तो कट ऑफ से 20-30 नंबर ऊपर लाना है, तो उसी के आसपास फिर मार्क्स आ गए। तो बट सर, ये कट ऑफ और एक टारगेट बनाना वो तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। तो क्या बैलेंस किया मैथ्स में, रीजनिंग में, कंपोजिशन में, कहाँ पे कैसे क्या किया आपने, कैसे तैयारी मैथ्स के लिए क्या किया था आपने? मैथ्स के लिए क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मुझे अलग से कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन तो मेरा जो पहले का बैकग्राउंड था उसी पे मैंने थोड़ा जो क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, तो मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाया था कि कौन कौन से चैप्टर से गलत हो रही है। अच्छा। तो वो मैंने माइक्रो लेवल पे एनालिसिस किया। मैंने पिछला 3 साल का पेपर देखा कि कौन कौन से टॉपिक से मेरे कंटिन्यूसली गलत हो रहे हैं पेपर। अच्छा, ठीक है, तो वो चैप्टर्स मैंने उठाया, उस पर ज़्यादा काम किया, तो फिर एग्ज़ाम में वो फिर सॉल्व होने लग गया। फिर सेम गोज़ विथ कॉम्प्रिहेंशन मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे जो कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे थे, तो मैं कम से कम 7-8 फ्रेंड्स के साथ बैठ करके अलग से PYQ सॉल्व किया हूँ, क्योंकि मुझे करना है और कैसे करना है, क्योंकि जो क्लियर किए हुए हैं उनको स्ट्रैटेजी पता होगा। तो मैं उनसे सीखा, और इस बार काफ़ी अच्छा, जैसे 26 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था कॉम्प्रिहेंशन में, लगभग 22-23 मेरा सही हुआ था, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से सीसेट काफ़ी आसान से मेरा क्लियर हो गया, जबकि बाकी लोगों का सीसेट काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा इस बार। ओवरऑल प्रिपरेशन में हर बार मुझे ये माइंड में क्लियर था, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स रुक रहा था, तो मैं हमेशा ये सोच के चलता था कि एक बार जब भी प्रीलिम्स क्लियर हो तो मुझे सारे स्टेजेस क्लियर करने हैं वन गो में। तो मैं मेंस का जो प्रिपरेशन था वो मैं प्रीलिम्स से पहले ही करके रखा था। अच्छा। जैसे आप देखिएगा तो मेरा लगभग ऑप्शनल में लगभग 20 से 25 साल का PYQ मैं पहले प्रीलिम्स से पहले ही प्रिपेयर। 20 से 25 साल का PYQ? जी, 20 से 25 साल का। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो रिपीट क्वेश्चन मैंने एक बार ही सॉल्व किया, बट स्टिल 20 से 25 साल तक का पीछे का मैंने पॉलिटिकल PSI का ऑप्शनल पे गया क्वेश्चन और सब करके कर लिया पहले, और वो प्रीलिम्स से पहले ही कर लिया था मैंने। तो मेरे स्ट्रैटेजी का पार्ट में ये था कि प्रीलिम्स एक बार क्लियर हुआ तो मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है हर स्टेज में, फिर अलग से उस स्टेज के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। आपको रिवाइज कर सकते हैं हम, लेकिन प्रिपेयर नहीं करना है। प्रिपरेशन मुझे पहले ही करना था। तो जो प्रीलिम्स के बाद जो मुझे 2-3 महीने का विंडो मिलता था, तो वो मैं ऑप्शनल और जो टॉपिक्स जो प्रीलिम्स में नहीं होते, जो मेंस में आते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी हुआ, एथिक्स हुआ, वो मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था और प्रीलिम्स से पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। बहुत बढ़िया। सर, आंसर राइटिंग की अगर बात करें तो आंसर राइटिंग में व्हाट काइंड ऑफ मतलब स्ट्रेटजी, लाइक बहुत सारे बच्चे आंसर राइटिंग में जब लिखते हैं तो उनको इंट्रो में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ बच्चे बुलेट फॉर्म में लिखते हैं, राइट, कुछ बच्चे जो है वो ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, डायग्राम यूज़ करते हैं। इसके बारे में बताइए कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट बेस्ट आंसर राइटिंग यू कैन पुट ऑन पेपर। कोई एक तरीका तो बेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि सबका स्ट्रैटेजी, वे ऑफ राइटिंग अलग होता है। जैसे किसी को बुलेट फॉर्म में लिखना आसान लगता है, किसी को पैसेज फॉर्म में, और हमारे काफ़ी टॉपर्स रहे हैं जो कि दोनों में सेलेक्ट हुए हैं। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस पे कंफर्टेबल हो। यूपीएससी कोई गाइडलाइंस नहीं देती कि आपको इस पे हम ज़्यादा मार्क्स देंगे, कम मार्क्स देंगे। तो आप जिस पे अच्छे हो, आपको उसका टॉपर का एनालाइज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब श्रुति शर्मा का रैंक 1 आया था, तो श्रुति शर्मा पॉइंट फॉर्म में ज़्यादा लिखती थी। तो जैसे मेरा 90% क्वेश्चन मैं पॉइंट फॉर्मेट में लिखता था, तो मुझे श्रुति शर्मा को मिमिक करना आसान लगा, रादर देन कोई ऐसा टॉपर जो कि पैसेज फॉर्म में लिखता था। तो पहले आप खुद को आइडेंटिफाई करो, आपका क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ फिट बैठ रहे हो आप, क्या आपको पैसेज अगर अच्छा लग रहा है तो आप वैसे टॉपर्स का क्वेश्चन आंसर शीट उठाओ जो पैसेज फॉर्म में लिखते हैं, और उसमें कमी देखो कि आपके आंसर्स में और उसके आंसर में क्या कमी हो रही है। बिल्कुल। तो आपको पहले खुद को एनालाइज करना होगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी आंसर राइटिंग में?
मेरी जनरली थी कि मैं पॉइंट फॉर्म में ही लिखता था। अच्छा। मैक्सिमम केस में पॉइंट फॉर्म में लिखता था। ऑप्शनल में कुछ कुछ चीज़ें होते हैं जो सब्जेक्टिव काफ़ी हो जाते हैं, जैसे फिलोसफर्स आ जाते हैं तो पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख पाता हूँ, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है लिखना, तो मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को पैसेज फॉर्म में लिखता था। जनरली मैं बाकी सब क्वेश्चन को पॉइंट फॉर्म में ही लिखा हूँ, तो ये स्ट्रैटेजी रहती है। सर आपकी कोई टाइम टेबल भी थी एग्जाम में, मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कि सुबह उठना है, इस टाइम ये पढ़ना है, या फिर मतलब क्या ये फिजिबल है, कोई टाइम टेबल बना के तैयारी कर रहा है, या फिर ये लोग बना तो लेते हैं लेकिन वो होता नहीं है बेसिकली, मतलब चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाती हैं। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन नए स्टूडेंट के लिए जो जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, तो वो इन चीज़ों को कैसे देखे? ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका कंपैटिबिलिटी पे। जैसे मेरे केस में क्या था कि मेरा टाइम टेबल सिंक हो गया था मेस के रूटीन के हिसाब से। जैसे अच्छा। सुबह 10 बजे नाश्ता मिलता है लास्ट, अच्छा। तो मुझे नाश्ता करना था तो मैं 9 बजे उठ जाता था। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे यही करना है। हाँ, लेकिन ब्रॉड स्ट्रैटेजी है कि ये 10 दिन में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो वो 10 दिन को मैं डिवाइड कर देता था। टारगेट बनाना है, माइलस्टोन आपको तैयार करनी है। ब्रॉडर टारगेट था, लेकिन माइक्रो नहीं था कि हर 1 घंटे पे ये करना है, 1 घंटे पे ये करना है। लेकिन हाँ, मंथली टारगेट था, वीकली टारगेट रहता था कि ये मंथ पे हमको जैसे पॉलिटी कंप्लीट करना है, तो ये मंथ मुझे पॉलिटी और ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, तो वो कर लेता था। तो ब्रॉड टाइमलाइन था, लेकिन स्पेसिफिक नहीं था कि आर्ली बेसिस पे नहीं था। आरसीए में खास करके ये सपोर्ट रहा कि आपके फ्रेंड सर्कल से ही लोग सिलेक्शन हर साल ले रहे थे। तो एक ड्राइविंग फोर्स था कि क्योंकि आप लोग सेम बुक सेम कंटेंट पढ़ रहे हो, साथ में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, तो वो कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। तो ये ड्राइविंग फोर्स था। और जो थर्ड चीज़ जो इंटरनल था, तो वो मैं देखा हूँ कि मैं हर साल खुद से कम्पीट करता था। मेरा कंपटीशन कोई टॉपर नहीं रहता था कि मुझे इसको मिमिक करना है या ये करना है या वो ज़्यादा पढ़ लिया। ये बड़ी बहुत अच्छी बात, मतलब पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ। हर कोई टॉपर्स को कॉपी करता है, लेकिन ये खुद के टॉपर खुद से थे, मतलब इनका कंपटीशन खुद से था। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी जी। मैं एनालाइज करता था हर एग्जाम में, जब नहीं होता था तो मैं एनालाइज करता था कौन सा सेक्शन मेरा कमी रह गया है। जैसे मेंस में भी जैसे कुछ टॉपिक छूट जाते हैं या प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मैं खुद को इम्प्रूव करता था कि इम्प्रूव करके उस लेवल पे ले आऊँ ताकि जो सिलेक्शन वाला जो लेवल होता है उस पर आ जाऊँ। तो मैं खुद को हर साल इम्प्रूव करता था, हर वक्त पे कोशिश करता था कि मैं कहाँ अच्छा कर सकता हूँ। सर ये बताइए, जैसे कि अभी प्री होने वाला है और काफ़ी बच्चे इस बार भी दे रहे हैं प्री, तो इस वक्त जो कुछ वक्त हमारे पास टाइम है, इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एस्पिरेंट के लिए प्री 2024 के लिए आपके हिसाब से, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट? प्री में देखिए ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे पहले की एक स्टैटिक पार्ट होता है जो 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक में नो कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला करना सके कि आपको स्टैटिक जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो करके जाना है, एनसीईआरटी करके जाना है। वो 30 से 35 क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हो। बाकी जो 65 से 70 क्वेश्चन होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। उसके लिए आप PYQs एनालिसिस कीजिएगा तो आपको एक पैटर्न कुछ समझ में आता है कि हाँ इस टोन में यूपीएससी क्वेश्चन कर रहा है, तो वो पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो स्टैटिक पार्ट है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, वो अच्छे से करना ही है। और उसमें भी अगर आप मान लीजिए पहले अटेम्प्ट दे चुके हो तो आपको माइक्रो लेवल पे आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप पिछला अटेम्प्ट में आपका ज्योग्राफी का अगर कम रह गया तो आपको इस बार ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना होगा। आपको हर सब्जेक्ट पे माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट में मेरा स्ट्राइक रेट कितना रहा है। हिस्ट्री में मिडीवल, मॉडर्न, एंशिएंट, अलग अलग माइक्रो लेवल पे एनालाइज करना होगा। और आपकी जहाँ कमी है, क्योंकि सबका कमी अलग होता है। बिल्कुल हो सकता है मेरे ज्योग्राफी में मार्क्स आ रहा है, पॉलिटी में नहीं आ रहा है, तो मुझे पॉलिटी में काम करना होगा। बहुत बढ़िया। तो पहले अपना पास्ट रिकॉर्ड से आप देखो कि आपके कहाँ कमी रह रही है और उसके बेसिस पे फिर आप स्टैटिक को इम्प्रूव करो अपना। सर मैंने एक ये भी चीज़ देखा है कि आपने उस स्टैटिक को पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप एग्जामिनेशन में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी जो सेट करता है क्वेश्चन, ऑप्शन उसको जो देता है बहुत ही कंफ्यूज कर देता है उसमें, राइट? और इस बार भी तो इसके लिए क्या करें, मतलब क्या कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर रखनी चाहिए स्टैटिक में, या फिर ये कन्फ्यूज़न जो होती है, इस कन्फ्यूज़न से कैसे बच्चे निकलेंगे ताकि उनको पता चल सके कि हाँ ये आंसर होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जान के भी गलती कर देते हैं ऑप्शनल में। इसके लिए जैसे मैं अपने लिए जो इम्प्लीमेंट किया था, जैसे लास्ट 2 बार से मेरा जीएस क्लियर हो रहा था और अच्छा 100 नंबर से ऊपर से क्लियर हो रहा था, तो मैंने जो चेंजेस किया था कि मैं अलग अलग लोगों से बात करता था जिनका क्लियर हुआ था, अच्छा से मार्क्स था, कि आपका क्या अप्रोच रहा है क्वेश्चन में। अरे वाह! कि आपका अप्रोच, तो आप जैसे 7-8 लोग से बात किए तो उनका अप्रोच समझ में आया। तो एग्ज़ाम में जब डिफ़िकल्ट नेचर चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, तो एटलीस्ट आपका अप्रोच नहीं समझ में आ रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो आप किसी और का अप्रोच से कि हाँ वो इस क्वेश्चन को वैसे टैकल किया था, तो आप वहाँ पर कोशिश कीजिएगा तो आपका आ सकता है। तो मैं एक्सटेंसिवली काफ़ी लोगों से मिला जब मेरा प्रीलिम्स शुरू करा था, तो आरसीए में जितने लोग भी थे ऑलमोस्ट प्रीलिम्स क्लियर किया, तो मैंने लगभग सबके साथ एक बार बैठा हूँ, भले 2-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन के साथ ही, लेकिन मैं बैठा हूँ, उनका अप्रोच बस सीखता था। अप्रोच है तो जो बच्चे हैं, ऑडियंस है, जो सीख सकते हैं, तो ये कर सकते हैं कि आपके अगर सर्कल में कोई लोग हैं तो आप उनसे बात कीजिए। नहीं तो टॉपर जो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं कि कैसे वो टैकल किए क्वेश्चंस को, आप वो देखिए। तो जब डाइवर्स
अप्रोचेज आपको पता चलेंगे, तो एग्ज़ाम का नेचर जब चेंज भी होगा तब भी आपके पास वेपन्स काफ़ी होंगे कि उसको टैकल करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत तो वो बढ़िया। काफ़ी ये हुआ। तो माशाल्लाह जैसे इस बार मेरा प्रीलिम्स में 111 के आसपास मार्क्स आ रहा है, जो कि मतलब सफिशिएंट बफर था 20-25 मार्क्स का बफर था। कट ऑफ से ये करके, तो ये काफ़ी हेल्प हुआ मुझे। सर अभी रिवीजन का वक्त है प्री के लिए, जी। तो आपके हिसाब से मतलब हम 2-3 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जानना चाह रहे हैं आपसे, जो एक होता है ना रिवीजन के बगैर नहीं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके हिसाब से 3 ऐसे टिप्स ट्रिक्स बताइए जो बच्चे रिवीजन में यूज़ करें तो उनकी रिवीजन बहुत ही प्रोडक्टिव हो इस वक्त, क्योंकि टाइम कम है और आपको रिवीजन करना है। आपकी क्या एक्सपर्टीज़ अब तक की है रिवीजन को लेके? आपने एक वर्ड यूज़ किया प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अभी टाइम कम है तो प्रोडक्टिविटी आपको सबसे ज़्यादा करना होगा, एफिशिएंसी बढ़ाना Efficiency होगा। तो आपको कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी जनरली आप कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर करते हो, बहुत बढ़िया। जैसे इन्वायरमेंट हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक्स हुआ। इकोनॉमिक्स में एक सेट ऑफ पैटर्न क्वेश्चन है जो कि आते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, तो आपका पूरा इकोनॉमिक, क्योंकि अभी वक्त की कमी है तो आप वो नहीं कर सकते, पूरा इकोनॉमिक्स नहीं। तो जो टारगेटेड वे में आपका जो कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट मैंने कहा था, कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कम आते हैं, जैसे मिडीवल आपको काफ़ी बुक्स पढ़ने पड़ते हैं और क्वेश्चंस कम आते हैं। वो क्वेश्चन जब आते हैं तो इतने डिफिकल्ट आते हैं जो मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उस पर आप 1 महीना बर्बाद अगर कर रहे हो तो वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप बताइए, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपके हिसाब से क्या अभी के ट्रेंड के हिसाब से क्या बेस्ट होना चाहिए, मतलब वो आइडेंटिफाई करने में वक्त बर्बाद नहीं करें? आप ही बता दीजिए क्या पढ़ना चाहिए अभी। देखिए एनालिसिस तो ऐसे इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन जैसे मैं अपने लिए ये किया था कि इन्वायरमेंट को मैं काफ़ी अच्छे से किया था। इन्वायरमेंट में 2 पार्ट आता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक के लिए कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, करंट बेस्ड के लिए पीटी 365 मैंने पढ़ा था। ठीक है। सेम गोज़ विथ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से भी एक सफिशिएंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो आपको कम टाइम पे ज़्यादा रिटर्न देंगे। एग्रीकल्चर के एनसीईआरटीज़ आते हैं और जो कुछ कुछ ट्रेंड्स हैं वो देखना होता है। फिर इकोनॉमिक्स में 1-2 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, अच्छा। जो कि आपका बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी भरे पड़े क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक सेक्शंस हैं और इसको अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू ही कर लीजिएगा तो काफ़ी होता है आपको एग्जाम सॉल्व करने में। इकोनॉमिक्स से दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपका इंस्टीट्यूशंस बेस्ड या करंट बेस्ड। तो उस पर फिर आप पीटी का 365 का इकोनॉमिक्स या कोई भी कोचिंग का एक मटेरियल उठाइए, उसको कर लीजिए। आपको एक्सटेंसिवली नहीं करना है, आपको जो टारगेटेड ये करना है कि ये क्वेश्चंस कम बुक पढ़ के ही आपको ज़्यादा कर पा रहे हो तो वो कर सकते हैं। तो वैसे करके जैसे पॉलिटी में देखिए, अभी पॉलिटी में थोड़ा नेचर चेंज हो रहा है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पॉलिटी के 2 एनसीईआरटीज आते हैं, तो वो कर लीजिए। तो इस वे में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत लेंदी हो जाते हैं, तो उनको अभी लास्ट मोमेंट में थोड़ा प्रायोरिटी ऑर्डर में कम रखिए। अगर सब कंप्लीट हो गया है तब उसके लिए जाना चाहिए। वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब ही इज़ द यंगेस्ट, मेरे हिसाब से बहुत छोटे लग रहे हैं ये और उम्र भी कम ही है। इन्होंने बीपीएससी क्रैक किया, फॉरेस्ट दिया है और फाइनली यूपीएससी 2023 में इन्होंने 819 रैंक हासिल की है। ये कामयाबी इनकी कंसिस्टेंसी, इनकी डेडिकेशन, परसेवरेंस और इनकी जो मेहनत थी, एक पेशेंस जो हमने डिस्कस किया, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और माँ बाप की दुआएं, सभी की दुआएं और एक अच्छा आरसीए का इन्वायरमेंट। सर ऑल द बेस्ट फॉर योर एक्सेलेंट स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस इन 2023 यूपीएससी एंड फॉर आल्सो लाइक बीपीएससी आल्सो। ठीक है, इसी तरह आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कीजिए, अपने बिहार स्टेट का, आरसीए का, अपने परिवार का और इस देश का नाम रोशन कीजिए। शुक्रिया। थैंक यू सर।